नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 14 अगस्त 2025 और शायद आपको पता होगा कि कल क्या है। कल है 15 अगस्त 2025 यानी कि इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और कल हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, हम उसे आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ आज के जो हमारे न्यूज़ एनालिसिस है उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो दिन है, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, आज का जो दिन है उसे हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना, अगस्त 14 इज सेलिब्रेटेड एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। यानी कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय जो लोगों ने स्ट्रगल की थी और जो लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे कि कुछ लोगों को भारत आना था, उन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया, कुछ लोगों को पाकिस्तान जाना था, कुछ सब कुछ अपना यहाँ छोड़ गए। जो भी लोगों के सेक्रीफाइस रहे, जो भी लोगों ने उस रात है ना, उस रात जो डरावना मंजर देखा होगा, आपको शायद पता होगा कि कितने लोगों को उसमें डेथ हो जाती है ना, आपस में जो आपके जो कम्युनल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है वो हो जाते हैं ना, आपस में दंगे फसाद हो जाते हैं और लोग मारे जाते हैं। तो हम को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, 14 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। इस बात को भी याद रखना। और कल हमारा क्या है? तो कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के न्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज हमारे सामने द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर है ना, इंडियन एक्सप्रेस के भी फ्रंट पेज पे मिल जाएगी आपको। गवर्नमेंट ट्विक्स एक्सपोर्ट प्लान एज यूएस अप्स द ट्रेड। देखो है क्या, समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूएस है, यूएसए, वो जो टैरिफ वॉर नाम का एक गेम खेल रहा है पूरी दुनिया के साथ, उस टैरिफ वॉर में वो कह रहा है कि मैं भारत के ऊपर, कभी कहता है 50% टैरिफ लगा दूंगा, कभी 100% लगा दूंगा, कभी वो कहता है कि मैं भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा अगर वो रसिया से ऑयल खरीदता है, ये कहता है। अब एक बात बताओ, क्या वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो क्या उसके वहां इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पहला क्वेश्चन, डेफिनेटली पड़ेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट वहां बेचने पर मुझे पैसा देना पड़ रहा है तो सीधी सी बात है कि वहां पर वो प्रोडक्ट महंगा भी होगा, और जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो वहां पर लोग खरीदेंगे नहीं। जब लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि महंगा हो चुका है, तो जब खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। समझ रहे हो? मेरे यहाँ पर लोग उसे बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसकी नीड ही नहीं। जो बना था वो माल तो पहले से रखा है। अब किसी फैक्ट्री में उस माल को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मान लो 100 आदमी है, लेकिन अब इतना प्रोडक्ट बन चुका है और मार्केट में बिक रहा नहीं है, तो क्या सोचेंगे, 100 को कट करके 80 कर दें, 80 को कट करके 50 पे कर दें, तो जॉब लॉस्ट भी हो गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो इन सब से सरकार कैसे निपटेगी? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारी जो जीडीपी है उसमें एक सेक्टर है जिसे कहा जाता है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये माइक्रो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये हमारे यहाँ पर जीडीपी का ऑलमोस्ट 30 to 33% क्या करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। यानी कि ये वो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो ये शर्ट कहीं और बनी होगी, इसका बटन कहीं और बना होगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी दुकानें खोले रहते हैं, जिसमें 8-8 10-10 सिलाई करने वाले बैठे होते हैं, और कोई कंपनी बगल में लगी है, उस कंपनी की शर्ट आती है, उनका काम है बटन लगाना, है ना। तो ये सब कौन होते हैं? एमएसएमई में काउंट होते हैं, जो माइक्रो, बहुत छोटा, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं। समझ गए? तो कहीं ना कहीं उस टैरिफ वॉर का जो अमेरिका इंपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं सीधा वो बोझ इन पे पड़ेगा। जैसे कोरोना में हुआ था, याद करो, कोरोना में यही तो हुआ था कि ये सब बर्बाद हो गए। जब बर्बाद हो गए तो बहुत सारी एमएसएमईज बंद हो गई, है ना, तो लोग बेरोजगार हो गए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उन लोगों के लोन माफ कर दिए थे। शायद आपको याद होगा, विवाद से विश्वास 2 ये स्कीम इसीलिए आई थी कि जो कोरोना के बाद जो लोग पैसा नहीं चुका पा रहे थे उन सबके 85% तक ऑलमोस्ट लोन माफ कर दिए गए थे।
तो सरकार अब सोच रही है कि यार अगर हमें इन एमएसएमई सेक्टर को बचाना है ना, किससे, उस टैरिफ वॉर के अंदर आने से, तो हमें क्या करना चाहिए, इन एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट स्कीम दे देनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्रेडिट स्कीम क्या होती है ना? क्रेडिट स्कीम का मतलब होता है कि इनको पैसे यूज करने के लिए दे दिए जाएंगे, ठीक है, कि इतना पैसा जैसे 4,000 करोड़ रुपए रखा है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको लोन वगैरह दे दिया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बुरा फेज चल रहा है हमारा, जब ये गुजर जाएगा तो हम दोबारा से वापस उसी हालत में आ जाएंगे, समझ गए? तो इस एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट स्कीम देने के लिए एक जो हमारे रूल्स बने हुए थे, समझना, हमारे 2025-26 का जो हमारा बजट आया था, उस बजट में हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, है ना? उस स्कीम के अंदर निर्मला सीतारमण ने क्या किया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसका पूरा जो बजट था वो था 2250 करोड़ रुपए। याद रखना सारे फैक्चुअल डाटा, क्योंकि मोस्टली फैक्चुअल डाटा पूछ लिए जाते हैं, ये सब तो हम याद करने के लिए याद रखना होता है। तो 2250 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया और उसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। अब उस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में बेसिकली टेक्सटाइल्स और ये सब थी, अब उसमें एमएसएमईज को भी डालने के लिए उस रूल को ट्विक किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो आपको एमएसएमई की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उससे होने वाले फायदे पता होने चाहिए, आपको उसका पॉलिटिकल टच भी पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो राइट है, कौन सा वो आर्टिकल है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए स्टेट द्वारा लागू किया जाता है। तो सिंपल सा याद रखना, देखो जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आप सभी के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डीपीएसपी आ जाना चाहिए। तो डीपीएसपी के अंदर याद रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आई होप आप जानते होंगे, है ना, पॉलिटी सबने पढ़ी होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। और इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 43, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, लिविंग वेज प्रोवाइड कराएगा। और लिविंग वेज का मतलब क्या होता है, जीने लायक पैसा। आज के मॉडर्न जमाने में जीने लायक पैसा जो है लिविंग वेज, वो मिनिमम वेज में कन्वर्ट करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि आप कह नहीं सकते हो कि व्हाट इज द लिविंग वेज। अगर मैं जयपुर में रहता हूं और सिर्फ मुझे सिर्फ चटनी रोटी खा के काम चलाना है, तो एटलीस्ट मेरे पास 10-15 हजार रुपए होने चाहिए। लेकिन वहीं अगर मैं किसी गांव में रहता हूं तो मैं 5,000 में गुजारा कर सकता हूं। तो लिविंग वेज जो है वो अलग अलग जगह पर क्या करता है, वेरी करता है। तो हमारी सरकार उसे लिविंग वेज को मिनिमम वेज में भी करने का प्लान कर रही है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले। और उसी के अंदर लिखा है आर्टिकल 43 का ए, जिसमें साफ साफ लिखा है स्टेट विल प्रमोट इंडस्ट्रीज। स्टेट किसे प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। और इंडस्ट्रीज में जैसे एमएसएमई आती हैं, आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं जयपुर के अंदर हूं, तो जयपुर के अंदर मैं इधर चला जाता हूं तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं इधर चला जाता हूं तो मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उधर चला जाता हूं तो मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं उधर चला जाता हूं तो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं। तो क्यों सरकार भारत की इन कंपनियों को प्रमोट करती है, ताकि तुम्हें क्या मिले, लिविंग वेज मिले। तो एमएसएमई से रोजगार जनरेट होता है, और उस रोजगार पर खतरा आ चुका है किसकी वजह से, ट्रंप के उस टैरिफ की वजह से। उससे उसे बाहर निकालने के लिए हमने क्या सोचा कि इस बार जो बजट में मैंने स्कीम लॉन्च की थी, उस स्कीम में थोड़ा सा चेंजमेंट करके मैं किसको डाल दूं, एमएसएमई को डाल दूं। बस इतनी सी न्यूज है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, वही सब बातें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे इन द यूनियन बजट ऑफ 2025-26 है ना, ठीक है, 2250 है ना, ये 7 नहीं है इसमें ना, करोड़ एलोकेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विच वुड फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू द एमएसएमईज टू टैकल नॉन टैरिफ मीजर्स। ठीक है, सिंपल से याद रखना। द ऑफिशियल सेड दैट द ट्वीक्ड मिशन वुड cover these targets as well, adding that the mission would now include coordination with the Ministry of Textiles and Department of Fisheries, in addition to Ministries of the Commerce, Finance and the MSME। और याद रखना जो MSME है हमारी, इन MSME का एक टारगेट, एक टैगलाइन होती है जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, जिसका नाम है ZED। तो व्हाट इज ZED अगर कभी पूछे तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, यानी कि
हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें डिफेक्ट जीरो हो, है ना, ताकि अच्छा प्रोडक्ट बने, वो एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है। और हमें उसका जीरो इफेक्ट किस पे होना चाहिए, एनवायरमेंट पे। तो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने हैं, समझ गए। तो ये उसकी जस्ट टैगलाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सी बातें याद रखना। आर्टिकल 43 के बी में क्या लिखा है, तो 43 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिखी बनी है, और वो भी क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, लोगों को लिविंग वेज प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। About 5,000 special guests invited for the 79th Independence Day celebrations at the रेड फोर्ट। जो आपका लाल किला है, उस लाल किले के ऊपर, और याद रखना लाल किले भी दो हैं, रेड फोर्ट भी दो हैं, एक दिल्ली में है, ये हमेशा दिल्ली पर होता है, एक आगरा में भी है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। अब हुआ क्या, रेड फोर्ट पर, है ना, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो कल जो परेड वगैरह होंगी ना, जो भी वहाँ पे होगा, उसको हम अगले नेक्स्ट डे वाले द हिंदू में डेफिनेटली पढ़ लेंगे, है ना, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन से स्टेट की क्या प्रेजेंटेशन थी, क्या नहीं थी, हम उस टाइम में देखेंगे। अभी हमें पता नहीं कुछ, है ना, बेस्ट जो आपका प्रेजेंटेशन हो किसका था, ऐसे अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 15th of अगस्त ना 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसके दो टुकड़े किए जाते हैं, एक बनता है आपका अपना प्यारा इंडिया, और एक बनता है इधर तुम्हारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो प्यारा नहीं है किसी भी सेंस में, ठीक है। और इधर बनता है ईस्ट पाकिस्तान, और उस ईस्ट पाकिस्तान को आज क्या कहा जाता है, बांग्लादेश कह देते हैं, ठीक है। तो जब ये डिवीजन हुआ, तो आपसे जस्ट मैं, है ना, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब ये हमारा पार्टीशन हुआ तो उस समय लास्ट वाइसराय कौन था। तो सिंपल याद रखना, लास्ट वाइसराय कौन थे हमारे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इनको भेजा ही इसलिए गया था कि भारत को आजाद कर दिया जाए, और ये जब आते हैं तो उस प्लान को कहा गया माउंटबेटन प्लान। तो अगर आपसे पूछे कि भारत किस प्लान से आजाद हुआ था, तो इंडिया वाज अनाउंस्ड इंडिपेंडेंट बाय द माउंटबेटन प्लान, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसके बाद क्या हुआ, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद कर दिया तो भारत को डिवाइड करना था, है ना, दो पार्ट में। तो किसको बुलाया गया, तो याद रखना सिंपल सा, सर रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ आते हैं, है ना, और भारत को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। और जब दो पार्ट में तोड़ देते हैं तो एक्चुअल में वो पहली बार भारत आते हैं ना, इतनी नॉलेज नहीं थी उन्हें, उनको मैप दे दिया कि जहां से मन किया उन्होंने लाइन खींच दी। अब दीवार तो बनाई नहीं होगी जाके, वरना तो पंगे क्यों होते। अब लोगों को लगा कि जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, मैं अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, बैठक में बैठा हूँ, बैठक मतलब हॉल में बैठा हूँ, है ना। अब जैसे मैं बैठा, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, पता चला सामने मेरा घर है, उस घर के गेट पर भैंस बंधी है, ठीक है, और बाउंड्री खींची, है ना, और मेरी भैंस जो है, मेरा गेट है वो पाकिस्तान में चला गया। अब उधर के पाकिस्तानी मेरी भैंस खोलने के ले जाने के चक्कर में, मैं अपनी भैंस को बचाने के चक्कर में हूँ, और दोनों आपस में लड़ पड़े। इतने दंगे फसाद हुए ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। इसीलिए दैट इज वाई आज हम क्या बनाते हैं, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। वो जो हुआ था ना, वो आज ही के दिन हुआ था, समझ गए। तो कौन था वो, लॉर्ड माउंटबेटन। अलग बाउंड्री किसने खींची, रेडक्लिफ ने। इसीलिए आपसे पूछेगा विच बाउंड्री सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, तो रेडक्लिफ लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो आपके जो साउथ इंडियन जो राजा होते थे ना, आपके चोलाज, और ये क्या करते थे, एक सेंगोल होता था, सेंगोल है ना, लगभग 5-5.5 फीट का चांदी का एक वो होता है, ठीक है, पिलर जैसा, है ना, लकड़ी होती है, मतलब चांदी का बना होता है बेसिकली ना, 5-5.5 फीट का, और उसके ऊपर एक नंदी महाराज बैठे होते हैं ना, वो एज ए सिंबल दिया जाता था किसका, पावर ट्रांसफर। तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जो सेंगोल था, उसे हम सेंगोल कहते हैं, वो सेंगोल मंगवाया कहाँ से, तमिलनाडु से, किसी मंदिर में से, और उसको दिया किसको, पंडित नेहरू को। और पंडित नेहरू को देने के बाद, ठीक है, अब जब हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई 2023 में, आपको याद होगा ना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ठीक है, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी, तो ज्यादा सीटें करके बनाई गई है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने, जहां हमारा स्पीकर बैठता है उसके बगल में सेंगोल रख रखा है, समझ गए। तो सेंगोल क्या था, तो सेंगोल वाज ट्रांसफर्ड, या सेंगोल वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर। कौन थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, बाय लॉर्ड माउंटबेटन एज ए सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर। तो पावर ट्रांसफर का सिंबल क्या था, सेंगोल था। इस बात को भी अच्छे से याद रखना, ये लास्ट ईयर न्यूज में था, क्योंकि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो न्यूज में आ गया था, ठीक है।
ओके उसके बाद अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लूं तो जस्ट बेसिक सी बातें हैं, है ना, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था भारत, ठीक है, घूमने फिरने के नाम से आया था, ठीक है, व्यापार करने ट्रेड करने के नाम से, लेकिन धीरे धीरे भारत के राजाओं की बेवकूफियों का फायदा उठाया। चाहे आप मैसूर पढ़ लो, चाहे आप मराठा पढ़ लो, चाहे आप बंगाल पढ़ लो, चाहे आप सिख पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो ना, सबकी बेवकूफियों का फायदा उठाया गया। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1757 में होगी बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल चला गया हाथ से। 1764 में हो गई बैटल ऑफ बक्सर, भारत भी चला गया हमारे हाथ से, क्योंकि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाती है। और उसके बाद जो आपका भारत का राजा था, किंग ऑफ इंडिया, है ना, कौन, शाह आलम सेकंड, उसको पेंशन देनी शुरू कर दी और उसके बाद पूरी कहानी हो गई खत्म। 1857 में रिवोल्ट हो गई और हम एक कंपनी के रूल से हटकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से हटकर किसके पास चले गए, तो एक देश के गुलाम हो जाते हैं, ठीक है, क्वींस रूल आ जाता है। और उसके बाद 1947 में हमने क्या पाली, आजादी पाली। और उसी आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए 79th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो कब है, कल हम उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल जो होगा वो हम परसों पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये कुछ बातें याद रखना बेसिक सी। अफ्रीका इज चैलेंजिंग चाइनाज माइनिंग हेजीमोनी, क्या है समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ना, शानदार। अगर पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में शानदार है, ध्यान रखना, चाइना के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो चाइना है ना वो क्यों हमसे आगे है, क्यों सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना के पास 85% चाइना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये सारे उसमें मिलते नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट कहीं और से करके लाता है। एक्सट्रैक्ट कहां से करके लाता है, एक्सट्रैक्ट करके लाता है वो अफ्रीकन कंट्रीज से। समझना पूरी कहानी, मैटर क्या है। और अफ्रीकन कंट्रीज से वो एक्सट्रैक्ट करके लाता है, निकाल के लाता है। मैंने कहा ना कि मिट्टी का एक गोला ले लो, उसमें तुम्हें पता है कि इसमें कोबाल्ट है ना, जर्मेनियम है, ठीक है, ये सब है, बट उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, वो जो जटिल प्रोसेस है ना, वो जो हार्ड जो प्रोसेस है वो चाइना के पास है। तो चाइना क्या किया, इन सभी अफ्रीकन कंट्रीज के पास गया, बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ सड़क बना दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ हॉस्पिटल बना दूंगा, जैसे हमारे नेता लोग वादा करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वो लोग खुश हो गए, गरीब थे। अब गरीब आदमी ने जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं होगा, वो तो खुशी हो जाएगा, वो खुश हो गया, अच्छा सड़क बन जाएगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, अच्छा ट्रेन भी चलेगी यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है डन, पैसा लेते गए, रिसोर्सेज उन्हें दे दिए। चाइना बहुत दिमाग से खेल रहा है, इसलिए चाइना देखो, भारत और चाइना साथ साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे, 1-2 साल का ही गैप है, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे है ना। उसका रीजन यही है, चाइना ने सबसे एक्सट्रैक्ट किया और सबको वो चीज दी नहीं जिसका उसने वादा किया था। जैसे हमारे नेता लोग नहीं करते हैं, वादा करते हैं दिखते नहीं है 5 साल, ऐसा चाइना ने किया। तो अब वहां पर अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्रीज ने क्या किया, जो भी वो देश जहां से एक्सट्रैक्ट करता है उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। और जब अपोज करना शुरू कर दिया तो भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी कंपनियां वहां ले जाकर लगा दें और हम उससे क्या पाले, प्रॉफिट पाले। तो चलो बताओ, इसी बात पर अगर तुम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, तो बिना देखे बताना है, ठीक है, चाहे एक ही आंसर क्यों ना है। वो कौन सी कंपनी है जो इंडिया ने बनाई है कुछ साल पहले, एक ही कंपनी है जो दूसरे देशों में जाएगी और वहां पर मिनरल्स को, रेयर अर्थ मिनरल्स को, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी और भारत के लिए लेकर आएगी। बताना उस कंपनी का नाम क्या है। तो ऐसी कंपनी भारत और बना दे, है ना, और बनाकर क्या करे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की जो ग्रोथ का रीजन है वो हम छीन लें और हम ग्रो कर जाएं। वहीं अमेरिका भी इस चीज को देख रहा होगा, लेकिन वो अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से देशों को बर्बाद किया है। जहां भी बर्बादी है वहां अमेरिका है, तुम इस बात को जानते हो और वो देश भी जानते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस यही इसमें लिखा है और कुछ नहीं है, समझ गए। अब थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के काम का है। A new wave of the resistance driven by the increased scrutiny from the African governments as well as civil society activism is starting to challenge China's long-standing dominance in Africa's mining industry. Chinese firms have often failed to deliver promised skill transfer or infrastructure, है ना, वही जो अभी हमने बात की। Consequently, African nations are growing, asserting their rights to value-added development कि हमारे को डेवलपमेंट चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। The old model of raw resources extraction in exchange for infrastructure or investment is no longer tenable in a region demanding agency, accountability and economic sovereignty। तो वो लोग चाहते हैं कि चाइना यहाँ से भाग जाए, है ना। इसको पढ़ जरूर लेना, वही सब बातें लिखे, जिम्बाब्वे क्या कह रहा है ना, वही सब कह रहा है।
जिम्बाब्वे ने 2022 में बैन कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड लिथियम टू फोर्स इन्वेस्टर्स टू बिल्ड लोकल प्रोसेसिंग प्लांट्स, है ना। बहुत अच्छा किया ना जिम्बाब्वे ने क्या किया, 2022 में बैन कर दिया। बोले तुम वहां ले जाकर नहीं करोगे, यही निकालो, यही उसको प्रोसेस करो ताकि मेरे यहाँ भी जॉब क्रिएट हो, समझ गए। तो इंडिया इसमें फायदा उठा सकता है। वो जो कंपनी है हमारी, ऐसी 5-7 कंपनी और बना दे भारत, तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं और हमें किसी की डिपेंडेंसी पे जाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा और इसी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा याद रखना, जो फैक्चुअल डाटा है। जैसे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी जानते हो आप, अलोन प्रोड्यूस 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट। तो याद रखना कोबाल्ट जो है ना आपका रिचार्जेबल बैटरीज में लगता है। आप जितनी ईवी चलाते हो ना, आप सबके पास ओला उबर कुछ ओला होगा, ठीक है, आप सबके पास ईवी की गाड़ियां होंगी, है ना। अब जो भी रिचार्जेबल बैटरी चलाते हो, है ना, आपके मोबाइल चार्ज हो जाती है ना बैटरी, इन सब में क्या यूज होता है, कोबाल्ट यूज होता है। और जब कोबाल्ट 80% कोबाल्ट कहां से आता है, कोंगो से आता है। और कोंगो चाह रहा है कि चाइना यहां से भाग जाए, और अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो इंडिया की सोचो ग्रोथ कहां हो सकती है, कहां पहुंच सकता है इंडिया। इस बात पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, बस यही उसकी थीम है, समझ गए। तो ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहां प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका डीआरसी में, अक्रॉस अफ्रीका, ठीक है। Beijing's once unquestioned mining dominance is now being scrutinized more closely with a growing demand for fairer, more transparent partnership, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, और नए पार्टनर ढूंढना चाहते हो तो हम उनके पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, अच्छा टॉपिक है, जस्ट पढ़ लेना इसे। नेक्स्ट है aid and advice. LG's nominations without government nod could affect Jammu Kashmir electoral process. देखो समझना हुआ क्या, आपका जो जम्मू कश्मीर है ना, एक्चुअल में जम्मू कश्मीर जो था 2000 कब वो होता है, तो 2019 में वहां से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। और जब आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, है ना, पहले की कहानी आप जानते हो, राजा आपका हरि सिंह कौन था, कौन कौन से उनके डील होती है ना, वो हम जानते हैं, है ना। तो हुआ क्या, 370 को रिमूव किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर जो था ना, उससे वादा किया गया कि हम तुम्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक बना दिया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना दिया लद्दाख। अब प्रॉब्लम समझना क्या है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, लद्दाख भी यूटी है, बट जम्मू कश्मीर की यूटी में क्या है, आपकी असेंबली का प्रोविजन भी है। अब असेंबली का प्रोविजन कहाँ कहाँ पर है, तो देखो आपने पढ़ा होगा दिल्ली भी यूटी है, बट वहां तो केजरीवाल रूल करता था कुछ दिन पहले, अब आपकी रेखा गुप्ता आ चुकी है। तो दिल्ली में यूटी भी है, दिल्ली में असेंबली भी बैठती है, ठीक है। सीएम का प्रोविजन भी है, ऐसे याद कर लेना। एक आपका कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और एक और है कौन सा, पुडुचेरी। तो हमारी 3 यूटी ऐसी हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 यूटी है, 28 स्टेट है ना, इतना तो आपको याद होना चाहिए। उन 8 यूटीज में से, यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूटी ऐसी हैं जिसमें सीएम का भी कॉन्सेप्ट है, बस ऐसे याद रख लेना। अब जम्मू कश्मीर में, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 2019 में, वो सब चेंज कर दिया ना, वहाँ पे लगभग 100+ सीटें बना दी गई, ठीक है, कि आपकी असेंबली की सीटें होंगी, और सीएम बना दिए गए, आप जानते हो सीएम वहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अब जब ये सब हो गया, तो अब अचानक से सरकार कहती है कि जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर है ना, एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी, जैसे दिल्ली में एलजी है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल देते हैं, कहीं गवर्नर बोल देते हैं, कहीं कमिश्नर बोल देते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, काम वही होता है। जैसे हाई कमिश्नर भी वही है, एम्बेसडर भी वही है, वो उस देश में बैठा है, वो उस देश में बैठा है, ये डिफरेंस होता है। वो कॉमनवेल्थ नेशन है तो हाई कमिश्नर कह रहे हो, विदाउट कॉमनवेल्थ नेशन है तो उसे हाई आपका एम्बेसडर कह रहे हो, तो ये होते हैं। तो कहा गया कि जब इलेक्शन होगा ना, तो 5 सीटें, समझना इसके पूरे की इंपॉर्टेंस समझना, 5 सीटें जो है ना, वो कौन नॉमिनेट कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है। अब सोचो 5 सीटें सीधी सीधी एलजी कर रहा है, और गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है तो गवर्नर ही ना, 2 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता नहीं है, 35 साल एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रेसिडेंट की नजर में एक्सपर्ट होना चाहिए, बना देते हैं। अब सोचो वो आदमी सीधा सीधा किसके लिए लॉयल है, प्रेसिडेंट के लॉयल, है ना। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रेसिडेंट हर स्टेट में जा नहीं सकता, दैट इज वाई वो क्या बना के बैठा, अपनी प्रॉक्सी बना के बैठा है गवर्नर्स के नाम से, और वो उसी से कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी बस की बात नहीं होती है ना। वहाँ पे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा होता ढंग से, तो वो सीधा वहाँ बोल देते हैं, वो वैसा वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, जैसे कि मणिपुर में चल रहा है, यही तो प्रोसीजर होता है। अब हुआ क्या, इसने कहा कि मैं 5 लोगों को क्या कर सकता हूँ, नॉमिनेट कर सकता हूँ, या सरकार ने कहा कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इशू हो गया, यार ऐसे तो गलत बात है, ऐसे तो कल को तुम सरकार गिरा दोगे, डेफिनेटली गिरा दोगे। अगर 2-3 एमएलए ही इधर उधर हो रहे होंगे, मान लो किसी के पास 51 है, किसी के पास 50 है,
और तुम कह रहे हो कि मैं 3 बनाऊंगा, और तुम्हारा बनाया वो उधर बैठा है और तुमने उसको इधर कर दिया, तुम तो सरकार बदल दे रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो ये गलत चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस उसी की बात की जा रही है। इसे कहते हैं एड एंड एडवाइस। देखो क्या है समझना, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है ना, आप जानते हो अमित शाह जी, टू द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 5 असेंबली मेंबर्स विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओवरराइड्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखो जो गवर्नर होता है ना वो एडवाइस पर काम करता है, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। आर्टिकल 164 में ये बात लिखी हुई है, 63 में उनके कॉन्सेप्ट है और 64 में उसके सलाह पर काम करेगा, एडवाइस पे। अब सोचो उसकी सलाह पर काम करना चाहिए था, लेकिन वो उसकी सलाह लिए बगैर 5 लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, तो गलत बात है ना। इसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, बस उसी की बात कर रहा है। तो क्या है, द हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कुड नॉट बी मोर डायरेक्ट टू डू द 2023 अमेंडमेंट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, allowing the lieutenant general to governor to nominate 5 assembly members which have the potential of converting the minority government into a majority government and vice versa। समझ गए ना वही। तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि क्या ये वोलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का, बिल्कुल वोलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना, अपन कह सकते हैं, है ना, वो क्या डिसाइड करता है। Its submission argues that nominations fall outside the elected government's remit, seemingly invoking the K. Lakshmi Narayan versus the Union of India precedent from the Puducherry, while claiming the sanctioned strength includes elected and the nominated members. It even referenced section 12 of the 1963 Union Territories Act। कब आया था, 1963 में, उसमें उनके वोटिंग प्रोसीजर लिखे हैं, एज जस्टिफिकेशन फॉर बाईपासिंग डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन व्हेन 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स कुड डिटरमाइन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इन ए 119 मेंबर्स असेंबली, द इशू ट्रांसेंड्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस ऑफ द सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए। तो वही बात है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बस उसी के ऊपर पूरी बातें चल रही हैं, ठीक है। द अमेंडमेंट्स इंसर्टेड सेक्शन 15A एंड 15 का B, और इसमें कहा गया कि LG जो है वो आपका वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को उसमें क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, एक जिसमें वुमेन होनी चाहिए, याद रखना, एंड 1 फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कम्युनिटी, एक POK में जो लोग रहते हैं उन POK में रहने वाले लोगों की कम्युनिटी से कोई एक आदमी होगा जो जम्मू कश्मीर में रह रहा होगा, उसे भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बिसाइड द एग्जिस्टिंग पावर्स टू नॉमिनेट 2 वुमेन इफ inadequately represented in the elected assembly। तो ऐसे करके वो 5 को क्या कर देगा, नॉमिनेट कर देगा। आर्टिकल 370 आप जानते हो कौन कौन से स्टेट में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में ये प्रोविजन आज भी चल रहा है। बाकी हर यूटी में ऐसा नहीं होता है। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, हटाया जाता है नहीं हटाया जाता है, वो तो जब होगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए वॉर गेम चेंजर इन ए बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना। क्या कह रहा है समझना, The world first noticed a massive shift in how wars are fought during the second Nagorno-Karabakh conflict। 2020 में आप जानते हो आपके आर्मेनिया और जो अजरबैजान है उसके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नगोर्नो और जो आपका कौन सा है, नगोर्नो और काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है। तो जितने भी लड़ाइयाँ हो रही हैं इन सारी लड़ाइयों के अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, है ना, मैं थीम समझा देता हूँ कि आजकल लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, हम ड्रोन भेज रहे हैं, है ना। और जब हम ड्रोन भेज रहे हैं तो ड्रोन सीधा जाता है, हिट करता है और लोग जो ह्यूमन कैजुअलिटी है उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, यही होता है। तो आने वाला जो टाइम है वो किसका है, ड्रोन्स का है ना। ऑपरेशन सिंदूर में देखा तुमने, ड्रोन से ड्रोन घूम रहे होते हैं ना, है ना, कैजुअलिटी नहीं होती है। उधर टेररिस्ट की कैजुअलिटी हुई वो बाद की बात है, उनको तो मारना ही था हमें, लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें यही कह रहा है कि आने वाला टाइम जब ड्रोन वार का है तो हम पीछे क्यों रहे, इंडिया क्यों पीछे चल रहा है आज भी, और इंडिया एक्चुअल में पीछे चल रहा है। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो सबसे अच्छे जो ड्रोन है वो बनाता है USA, टर्की, आप जानते हो टर्की के ड्रोन्स तो है ना, पाकिस्तान ने वही तो यूज किए थे, चाइना और इजराइल। अब अगर मान लो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अगर मान लो कल को मुझे पाकिस्तान से फिर लड़ाई होगी, ठीक है, ये कह रहा है वो, तो मुझे ना तो USA ड्रोन देगा ना टर्की देगा, भूल जाओ, क्योंकि ये हमेशा किसके सपोर्टर रहे हैं, आज तक का इतिहास रहा है पाकिस्तान के, ठीक है। चाइना जो है उससे मैं लूंगा नहीं,
क्योंकि पता नहीं वो ड्रोन उधर मारने के लिए भेजूं, वो इधर ही बॉम्ब डाल दे, है ना। कोई भरोसा नहीं है चाइना की चीज़ का, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये कहावत होती है ना। तो इसका भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। इजराइल से मैं खरीदता हूँ, तो क्यों मैं इन लोगों पे डिपेंडेंसी शो करूं, क्यों ना मैं इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लूं। जैसे MQ-9B है ना, MQ-9B का भी इसने एग्जांपल दिया कि हमने MQ-9B जो है वो किससे खरीदा, USA से खरीदा। क्यों खरीदा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। समझ में आ रही है। तो हमें इसका प्रोडक्शन घर पे ही कर लेना चाहिए, बस यही कहने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। जस्ट रीड एंड पास ऑन। द वर्ल्ड फर्स्ट नोटिस, ठीक है, वही सब बातें हैं। इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कह रहा है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द क्लैश इंडिया इज ट्राइंग टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री। इन 2024 इंडिया फाइनलाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ द 31 MQ-9B, ठीक है, ये आपके MQ-9B ड्रोन्स हैं जो हमने USA से लिए हैं। रीपर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग स्काई गार्जियन एंड द सी गार्जियन मॉडल्स। जैसे हमारे पास कुछ ड्रोन है, लेकिन तुम गौर से देखना कि भारत का कोई है कि नहीं है ना, तो हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहना है उसका। सर्वेलेंस के लिए हमारे पास है हेरोन, इजराइल का है। सर्चर MK-12 इजराइल का है। रुस्तम तपास ये इंडिया का है, लेकिन ये अभी एडवांस फेज में इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। आर्मड, अगर मुझे कॉम्बैट करना है, किसी से लड़ना है, तो मेरे पास MQ-9B है जो USA का है। मेरे पास हेरोन TP है जो इजराइल का है, ठीक है, तो मेरे पास खुद का कुछ है ही नहीं। अगर मुझे लॉइटरिंग करनी है, यानी कि उसको उड़ाना है जाकर, है ना, तो मेरे पास क्या है, कामिकेज मैंने कहाँ से ले रखे हैं, तो आपके ईरान से आपके अभी लिखा था मैंने किससे, टर्की से ले रखे हैं, ठीक है। नेत्रा हमारे खुद के हैं, लेकिन अभी ये ढंग से बने नहीं है और ये सिर्फ अर्बन सर्वेलेंस का काम करते हैं, समझ गए। तो मुझे भी मिलिट्री ड्रोन्स बना लेना चाहिए और कुछ नहीं। और ड्रोन्स क्या होते हैं, तो ड्रोन्स को याद रखना अनमैन्ड व्हीकल भी कहा जाता है ना, अनमैन्ड व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। रुस्तम, निश्चय, ये भी कुछ हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट है द सीडिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम इन यूनिवर्सिटीज। बहुत अच्छा टॉपिक है ना, लेकिन हाँ जस्ट पढ़ने वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए डाटा में यूज किया जा सके। देखो है क्या, मैं समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, जो यूनिवर्सिटीज होती थी ना, समझना, जो यूनिवर्सिटीज होती थी, ठीक है, यूनिवर्सिटीज है ना, आपने पढ़ा होगा UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 है ना। जो यूनिवर्सिटीज होती थी उसके अंदर जो प्रोफेसर होते थे, है ना, वो जब आपस में बैठते थे तो बहुत अच्छी डिबेट होती थी, है ना। आजकल तुम देखोगे कोई डिबेट ही नहीं करता है, कोई जो एक्चुअल सोसाइटी के मुद्दे चल रहे हैं कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टे डॉग्स की बात हो रही है, उससे बड़े बड़े मुद्दे कोई देख ही नहीं रहा है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, पहले होते थे कि छात्र नेता था ना, और वो क्या बना, प्रेसिडेंट बना, वो गवर्नर बना, और वो लोगों के इश्यू सुनते थे। आजकल तुम चले जाओ, ये बगल में राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप कहीं भी चले जाओ, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ना, आप कहीं चले जाओ, जब भी छात्र नेता आएंगे वहां से तो 3-4 उनके आगे पीछे बोलेरो चलती रहेंगी, या फिर आजकल कौन सी आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां वो चलती रहेंगी, है ना, थार वगैरह। और ऐसा लगेगा कि जैसे ये लोग छात्र नेता नहीं है या बदमाश बन के आए हैं। तो जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम होना चाहिए, जो आगे चल के देश को भी शेप देता है, वो गायब हो चुका है और कुछ नहीं है, समझ गए। आप खुद इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, आप कहीं भी चले जाओ, इवन यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर में, है ना, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अगर हमें उसे बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, एकेडमिक फ्रीडम को अच्छे से करना होगा। आज इतनी भी एकेडमिक फ्रीडम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर किसी दूसरे के बारे में जो गलत कर रहा है सोसाइटी में, मैं गलत बोल सकूं एज ए टीचर या कुछ भी कह लो, है ना, क्योंकि अगर बोला आप समझ सकते हो। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही नहीं बोल रहे उन चीज़ों पर, है ना, तो जो फ्रीडम है वो बेसिकली खत्म हो चुकी है। तो उसे कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उन लोगों को बाहर निकाला जाए, बस उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ोगे समझ जाओगे। द डिस्टर्बिंग रियलिटी इन इंडिया, द अनफोल्डिंग रियलिटी इन इंडिया इज डिस्टर्बिंग, रेगुलेटेड एंड द स्ट्रेट जैकेटेड, है ना, readings are prescribed indeed, what is the excluded और what is the included in the prescribed reading, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है कि कैसे इसके अंदर काम चल रहा है। जस्ट रीड एंड पास ऑन, ठीक है, पढ़ने लायक है ना, याद करने का कुछ नहीं है, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट, है ना, कॉन्स्टेलेशन ऑफ EO सैटेलाइट्स अंडर PPP मॉडल टू बी सेटअप। क्या होता है PPP? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज करके भारत का पहला मॉडल तैयार किया जा रहा है। जैसे कि एक बात समझना, जैसे नासा है, ठीक है, नासा USA की है,
ठीक है, सरकारी है, गवर्नमेंट है। स्पेस एक्स ये भी यूएसए की है, लेकिन ये कैसी है, तो ये जो है आपकी स्पेस एक्स वो प्राइवेट है। कौन इसको ऑन करता है, तो आप जानते हो मस्क ऑन करता है। इसरो भारत की है, इंडिया की है, गवर्नमेंट की है। ब्लू ओरिजिन ये यूएसए की है, इसको अमेजोन का जो ओनर है, मालिक है ना, जेफ बेजोस, वो ओन करता है। तो आप एक चीज देखोगे, जैसे अभी हमारा वो था, क्या नाम है उसका, एक्जियोम 4, तो कौन था जो ले जा रहा था उनको, कौन था जो ला रहा था, स्पेस एक्स, ड्रैगन कैप्सूल। सुनीता विलियम्स जो थी, जो स्पेस में फंस गई थी स्पेस स्टेशन में, कौन लाया उसे, ड्रैगन कैप्सूल, आपका एलोन मस्क, स्पेस एक्स। तो नासा क्या कर रहा है, नासा एक्सप्लोर कर रहा है, नासा नए नए मिशन कर रहा है। नासा कभी मार्स पे जा रहा है, नासा कभी आपके जुपिटर पे जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ कर रहा है ना, उसका जेम्स वेब और ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, इसरो के पास बजट कम है, 12-13 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें वो बेचारा मिशन भी लॉन्च करे, उसमें वो बेचारा आपका मिशन लॉन्च करने के साथ साथ आपके सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च करे, आपके इंटरनेट की फैसिलिटी वो देखे, सब कुछ देखे, तो पैसा भी खर्च हो जाता है, बजट की कमी रहती है बेचारे के पास, एक्सपर्टीज नहीं आ पा रहा है, जिन साइंटिस्टों को, जिन लोगों को अच्छी जगह यूज कर सकता नहीं कर पा रहा है। तो क्यों ना हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक प्राइवेट ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो बाकी के छोटे मोटे काम कर ले और इसरो फोकस करे नासा की तरह इसमें एक्सप्लोर करने में। जैसे ब्लू ओरिजिन है, ब्लू ओरिजिन क्या करता है, स्पेस ट्रिप ले जाता है, शायद आपने पढ़ा होगा, 10 करोड़ रुपए दो, 15 मिनट के स्पेस में लेकर जाएगा आपको और वापस ले आएगा। इसरो भी कह रहा है मैं भी करूंगा, क्यों ना ऐसा कोई प्राइवेट करे, समझ गए, बस इसी के ऊपर बात की जा रही है। तो देखते हैं थोड़ा सा किसकी बात कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, इन स्पेस जो है याद रखना 2020 में बना होता है। इसने कहा ऑन ट्यूसडे अनाउंस द सिलेक्शन ऑफ द पिक्सल स्पेस इंडिया, याद रखना पिक्सल स्पेस इंडिया को इसने सेलेक्ट किया जो इनको लीड करेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो कंपनियां वो उसमें इंक्लूडेड है, जैसे द बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्शियम कंप्राइजेज पियर साइट स्पेस, ठीक है, सेट शोर एनालिटिक्स इंडिया, है ना, ध्रुव स्पेस, इन सब को साथ लेगा और इन स्पेस के अंडर में आकर वो ये सब काम करेगा। और नेक्स्ट 5 साल का 1200 करोड़ रुपए का टारगेट सेट कर दिया गया है और जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ऑलमोस्ट 12 सैटेलाइट के आसपास भेजी जाएंगी, समझ गए। तो जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं हम भी आगे बढ़े, इसके लिए काम किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट होंगी क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगी, मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, नेशनल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग, उन सब के ऊपर ये क्या करेंगी, काम करेंगी। और पिक्सल स्पेस कहाँ की है, तो याद रखना बेंगलुरु बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, ठीक है, सिंपल याद रखना। Indian National Space Promotion and Authorization Center is a single window independent nodal agency that functions as an autonomous agency in the Department of Space। याद रखना Department of जो स्पेस है वो आपका 1972 में बना होता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसका हेड कौन होता है हमेशा, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ध्यान रखना, है ना। इसको 1972 में बनाया गया था जब आपके विक्रम साराभाई जी की डेथ हो जाती है, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि अब स्पेस प्रोग्राम कौन चलाएगा, तो सतीश धवन से रिक्वेस्ट की जाती है, ही वाज इन नासा में था, उसे वापस बुलाया जाता है और वो आकर इसरो ज्वाइन कर लेता है और उनको दूसरा चेयरमैन भी बना दिया जाता है, ठीक है। आज के दिन कौन है, वी नारायणन, पहले कौन थे, विक्रम साराभाई, दूसरे कौन थे, सतीश धवन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तब इंदिरा गांधी को लगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं स्पेस के प्रोग्राम को ढंग से अपने करीब से देख सकूं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना दिया और सारे के सारे स्पेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट उसी के अंडर आते हैं, ठीक है। और वो 1972 में बना था और उसका हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे आज के दिन मोदी जी हैं, तो पहली कौन थी, इंदिरा गांधी, आज कौन है, मोदी जी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल याद रखना। क्या भारत में कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन वो ढंग से काम करे इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे स्काई रूट 2018 में बना था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, इसने अपना एक विक्रम ऑर्बिटल सैटेलाइट भी लॉन्च किया था जो अभी काम भी कर रही है। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड है, 2017 में बनी थी, ये तो आप जानते हो। इसने अभी अग्निबाण भेजा था। अग्निबाण क्या था, तो अग्निबाण दुनिया का, याद रखना, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड, है ना, रॉकेट इंजन यूज किया गया था उसमें, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन दुनिया का पहला अग्निकुल कॉस्मोस में, ठीक है, सॉरी अग्निबाण में, और कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। फिर पिक्सल, ठीक है, बेंगलुरु, ये तो अभी हमने पढ़ाई है। ध्रुव स्पेस 2012 में बना था हैदराबाद में, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट सॉल्यूशंस करता है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस 2015 में बेंगलुरु में। कावा स्पेस 2019 मुंबई में। तो कुछ कुछ के नाम याद रखना, जैसे ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स आप याद रखते हो, ठीक है, सिंपल याद रखना। और ये कुछ कुछ तो न्यूज में भी आते रहते हैं।
स्टारलिंक, अच्छा इसी के साथ याद रखना जो आपका स्टारलिंक है ना, वो भी भारत में क्या कर रहा है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें आपको वायर की जरूरत नहीं होगी, रिमोट एरियाज में आप पहुंच जाओगे, ठीक है, जहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं। जैसे कई बार चलते चलते बस में नेटवर्क गायब हो जाते हैं, ट्रेन में नेटवर्क गायब हो जाते हैं, प्लेन में गायब हो जाते हैं, वो सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधा सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत में आने के लिए इसे अलाउ कर दिया गया है। और आपकी जो जियो है ना, जियो आप जानते हो, और जो एयरटेल है, इन दोनों ने इसके साथ एमओयू भी साइन कर लिया है कि ये भारत में इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। सिंपल याद रखना, ठीक है। ऑन द मूव कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डिजास्टर रेजिलियंस रहेगा। मान लो कहीं आंधी तूफान आ गए तो होता है ना कि तार वार खत्म हो गए तो नेट ही नहीं चल रहा है, तो वो सभी खत्म है, सीधा डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिल जाएगा। बट डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है इसमें, तो याद रखना कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि साल का लगभग 1 से 1,20,000 रुपये खर्च आने वाला है। जबकि जियो में चलाता हूँ साल का 4-5 हज़ार में काम चल जाता है, तो थोड़ी कॉस्टली भी है, ठीक है। लेकिन देखते हैं उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना स्टारलिंक का। नेक्स्ट, थाउजेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स टाइटल्स वेनिश इन छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड्स। छत्तीसगढ़ में बुरे हालात चल रहे हैं ना, वहाँ पर पेड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है, और जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं बेसिकली, ठीक है, उन लोगों के बेसिक जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट, वो भी छीने जा रहे हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है और कुछ नहीं है। अगर बात की जाए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो आपके फॉरेस्ट राइट और इनको बचाते हैं, तो सिंपल याद रखना, देखो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। और मिनिमम फॉरेस्ट कहाँ पर है, पंजाब। इसलिए पंजाब में 0 नेशनल पार्क, और पंजाब में 0 क्या पाई जाती है, एसटी पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी नहीं पाए जाते, ये भी फैक्ट याद रखना। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के क्या हुए, राइट छीन लिए गए। थाउजेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द at least 3 districts in the Chhattisgarh seems to have disappeared from the records of the state government's tribal welfare department at various points over the last 17 months. According to the documents accessed by the Hindu through the Right to Information RTI Act. The Hindu जो है, जो आप पढ़ रहे हो, उसने एक RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप जानते हो ना, उसके अंदर उन्होंने लगाया और पता चला कि बहुत सारे लोगों के जो राइट्स थे वही गायब कर दिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, देखो ट्राइबल लोग क्यों रिवोल्ट करते थे, इसलिए तो करते थे, आप लोगों ने उनके सब कुछ अधिकार छीन लिए, लास्ट में वो रिवोल्ट करने पे अगर नहीं, अब नहीं छीनने देंगे, तो फिर लॉज आए कि वो वहाँ पर माइनर प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ पर शहद वहद बेच सकते हैं, है ना, और वो अपना जीवन चला सकते हैं, क्योंकि वो जंगल पे डिपेंड है। दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्राइबल्स, ट्राइब्स में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर लोगों के जो राइट है वही छीने जा रहे हैं, तो न्यूज़ में आ गया, हमने काफ़ी बार पढ़ा है। टोटल भारत में 705 ट्राइब है अकॉर्डिंग टू 200011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो कहाँ पर इनकी बातें हैं, तो याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में, ठीक है। फॉरेस्ट यानी कि स्टेट में भी आता है और आपके यूनियन में भी आता है, दोनों में आता है, शेड्यूल नंबर 7 में लिखा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में फॉरेस्ट को हमने किस में डाल दिया था, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, हम जानते हैं। आर्टिकल 51 का ये क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह को बचाना चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 का ये क्या कहता है कि स्टेट को ये मैंडेट करता है कि वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और उसके सेफगार्ड को इंप्रूव करेगा, ठीक है। ये डीपीएसपी का भी पार्ट है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है, ठीक है, और ये आपके फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होनी चाहिए। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो मैं शुद्ध हवा कैसे ले पाऊंगा, समझ गए। तो राइट टू क्लीन एयर, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये जस्ट बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी और चलेगा ये आगे तो हम पढ़ लेंगे। द फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था, 2006 में, जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बहुत सारे क्या दिए गए थे, राइट दिए गए थे, ठीक है। पेसा एक्ट क्या था, तो आपका जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि जो पंचायत है उसको शेड्यूल्ड एरियाज तक बढ़ाया जाए ताकि वहां पर भी बिजली पानी सब पहुंचे और उनको भी ग्राम पंचायत में इनेक्ट कर दिया जाए। तो 1996 में आता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में हमने पढ़ाई। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट दिया गया, ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट भी दिए गए उन लोगों को, राइट टू एक्सेस, यूज एंड कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। आप लकड़ी वगैरह नहीं बेचोगे, बाकी कुछ भी जो वहाँ पर बनता है वो आप बेचकर अपना जीवन चला सकते हो, अपनी लाइफ चला सकते हो, लाइवलीहुड, जैसे बम्बू, हनी, मेडिसिनल प्लांट, ये सब, ठीक है। राइट टू यूज वाटर बॉडीज आप यूज कर सकते हो अगर आप कबीले में रहते हो, जंगल में रहते हो, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट भी उन्हें दिए गए, ठीक है। तो ग्राम सभा बना सकते हो, और
ये सब उनको राइट दिए जाते हैं, लेकिन अभी उनके राइट छीने जा रहे हैं। बस यही न्यूज़ है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है उसमें। अगर बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो हम डेफिनेटली उसे देखेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट रहता है, कोई भी डाउट रहता है ना, डिस्प्यूट तो क्या रहेगा, कोई भी अगर तुम्हें डाउट रहता है कहीं पर भी किसी भी चीज़ में, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।